आरटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के अर्धवार्षिक पेपर की स्टडी करेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव है। भक्तिन पाठ के रचनाकार महादेवी वर्मा। ही किस प्रकार का शब्द है? तो ही जो होता है वो निपात शब्द कहलाता है। मराठी भाषा में लिखी गई जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो केशव प्रथम वीर ने। फिर रेडियो किस प्रकार का जनसंपर्क माध्यम है? तो श्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बात सीधी थी पर चक्कर में टेढ़ी फंस गई। तो भाषा के। रुबैया भाषा का छंद है, तो अरबी भाषा का छंद है रुबैया। बाजार दर्शन विधा की रचना है निबंध की। वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं क्षेत्रीय शब्द। सिल्वर वेडिंग पार्ट में की सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है? तो यशोधर बाबू की। संपादकीय को आवाज माना जाता है अखबार की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों समक्ष सत्य असत्य लिखित। उषा कविता की कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है असत्य। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है असत्य। शिरीष के फूल कोमल होते हैं असत्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं सत्य। आनंदा की पाठशाला प्रातः 11 बजे लगती थी सत्य है। जन संचार का सबसे प्राचीन माध्यम टेलीविजन है असत्य। अब सही जोड़ी। पतंग तो पतंग की रचना करी थी आलोक धनवा ने। भोर का नभ दिखाई देता है, तो ये भोर का नभ आनंदा ने लिखा। फिर शब्द गुण। शब्द गुण होते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। पहलवान की ढोलक में 3 थाप होती है। व्यंग्यार्थ होता है शब्द, और रत्नापा होता है अर्थ का। ये है ना, ये होता है आपका, कहाँ गया, फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा। और कविता लेखन का पहला उपकरण है अर्थ। तो एक बार देख लीजिएगा आप, अगर हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सब घर एक कर देना कौन जानता है? तो कबीरदास की रचना है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? अज्ञेय। भक्तिन की कितनी कन्याएं थी? 3। लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे? 2। कहानी में कितने तत्व होते हैं? तो 6 तत्व होते हैं। कथानक, पात्र, भाषा, देशकाल, उद्देश्य और शैली। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, हाँ इसको देख लेते कि कहानी के कितने तत्व होते हैं। तो कहानी के यूँ तो 6 तत्व होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो भी मैं एक बार बोल के बता दूँ ताकि आप याद कर लें, है ना। कहानी के तत्व, तो पहला होता है कथा वस्तु, दूसरा होता है चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद योजना, चौथा वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठा होता है उद्देश्य। अतीत में दबे पांव किसकी रचना है? तो ओम थानवी की रचना है। किसकी रचना है? ओम थानवी की रचना। भारत में सबसे पहला छापाखाना कहाँ खुला? गोवा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं। प्रगतिवाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ये प्रगतिवाद की विशेषता आपको दे रखी है। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता है। पूंजीवादी व्यवस्था शोषण को जन्म देती है और सामाजिक विषमता को पैदा करती है। अतएव शोषकों का अंत होना चाहिए। जिसे स्वानों को मिलता वस्त्र दूध भूखे बच्चे अकुलाते हैं। युवती के लज्जावसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव बहाते हैं। पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। और दूसरी विशेषता यथार्थ का चित्रण। यथार्थ का चित्रण करना प्रगतिवादी साहित्य का ध्येय रहा है। राज्य में समाज में जो कुछ घटित हुआ है उसका साफ साफ बयान करना इसका लक्ष्य है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। बाप बेटा बेचता है धर्म धीरज प्राण खोकर। हो रही अनरीति बर्बर राष्ट्र सारा देखता है। तो ये आपके हो गए प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो छायावाद की 2 विशेषताएं ये देख लेते हैं। ये आपकी छायावाद की 2 विशेषताएं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो द्विवेदी युगीन कविता में अत्यधिक स्थूलता उपदेशात्मकता तथा इतिवृत्तात्मकता के रूप में आ गई थी, जिससे कविता नीरस बनने लगी थी। फलतः इसके प्रति क्रिया स्वरूप छायावादी कविता का जन्म हुआ। ठीक है।
फिर है व्यक्तिवाद। ठीक है, क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद की प्रधानता है। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है जिसमें कवि के निजी अनुभव तथा सुख दुख की अभिव्यंजना है। इसमें अहम भावना की अभिव्यक्ति हुई है, किंतु इस अहम के स्व में सर्वसमाहित है। ये इसकी दो विशेषता है। तो हम इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैंने में शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। ये किसने लिखा था? निराला ने लिखा। और तीसरी विशेषता है प्रकृति प्रेम। छायावादी काव्य में प्रकृति के प्रति प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। इन कवियों का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है। प्रकृति के साथ आत्मीयता का संबंध जोड़ा गया है। निराला की जूही की कली इसका उदाहरण है। पंत तो प्रकृति के ही कवि है। वे लिखते हैं, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, प्रकृति से माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन। ठीक है, तो ये आपकी, और बाकी इसमें ये भी दे रखी है, तो आपको दो ही पूछी थी तो आप 2 नंबर के हिसाब से दो दो ही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे किसकी प्रत्याशा में नीड़ों से बच्चे किसकी प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे थे, है ना? बच्चे किसकी प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे थे? तो इसका आंसर आपके, हाँ, बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन का दाना लाएंगे। इस आशा में बच्चे नीड़ों से झांक कर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज कविता करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता है, अपना मत लिखिए। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। यह निस्संदेह सत्य है कि पत्रकारिता जगत ने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हर वर्ग विशेष के लोगों को दूरदर्शन के पर्दे पर स्थान देने के उद्देश्य से अपाहिज के साक्षात्कार का कार्यक्रम आयोजित करके करुणा दिखाई, किंतु साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों का स्तर निकृष्टता, ओछापन, बेतुका, अमानवीयता, संवेदनहीनता को प्रदर्शित कर रहा था। आप क्या अपाहिज है? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? ऐसे प्रश्न अपाहिज की पीड़ा को कुरेदने वाले एवं संवेदनहीन है। साथ ही आप अवसर खो देंगे। पर्दे पर वक्त की कीमत है, जिसे वक्तव्य दूरदर्शन की महत्ता और अपाहिज पर एक एहसान करने जैसे लगते हैं, जो मात्र एक बनावटीपन है जहाँ करुणा के मुखौटे में क्रूरता को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड काव्य और महाकाव्य में दो प्रमुख अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड काव्य और महाकाव्य में दो प्रमुख अंतर लिखिए। तो ये आपका है खंड का महाकाव्य दो अंतर। महाकाव्य खंड काव्य, तो महाकाव्य के बारे में, तो महाकाव्य का कलेवर बृहद यानी कि विशाल होता है, जबकि खंड काव्य का आकार सीमित होता है। महाकाव्य में जीवन का समग्र रूपेण अंकन होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का विवरण होता है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर अथवा शांत रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है, जबकि खंड काव्य में अनेक रस समग्र रूप से प्रवाहमान रहते हैं या रस विशेष का चित्रण पूर्ण रूपेण चित्रित होता है। ठीक है, तो महाकाव्य की बात करें तो कामायनी, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है, और खंड काव्य पंचवटी मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में दो प्रमुख अंतर बताइए। तो यहाँ पे ये भी देख लेते, प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य इसी के जस्ट ऊपर है। हाँ, प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य, इसमें हर पद अर्थ की दृष्टि से स्वयं में पूर्ण स्वच्छंद होता है, कथा सूत्र में बंधन नहीं होता है, जैसे बिहारी सत्सई। खंड काव्य प्रबंध काव्य के भेद के अंतर्गत आता है। इसमें संपूर्ण जीवन की झांकी न होकर जीवन के किसी एक पक्ष पर ही प्रकाश डाला जाता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं कथा का आधार होती है। यह सीमित कलेवर में स्वतः पूर्ण रचना है। यथा रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध, ये सारे खंड काव्य कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंगार रस की परिभाषा एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। श्रृंगार रस की परिभाषा एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये आपका श्रृंगार रस, जहाँ स्त्री पुरुष के प्रेम भाव का वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहाँ स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है,
जैसे राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। और वियोग श्रृंगार, जहाँ स्त्री पुरुष के मध्य वियोग का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। ये वियोग श्रृंगार हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवित छंद की परिभाषा। क्या क्वेश्चन है, कवित छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो ये आपका कवित छंद परिभाषा, वर्णिक छंद कवित्व में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। हर चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। भेजे मन भवन के उद्धव के आवन की, सुधि बज गावनी में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर गुवालिनी की, झोरी झोरी दोरी दोरी नंद पोरी आवन तबे लगी। उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छवे लगी। हमको लिख्यो हे कहा, हमको लिख्यो हे कहा, हमको लिख्यो हे कहा, कहन सबे लगी। ठीक है, यानी कि जब उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं तो सारी गोपियाँ उनको घेर कर खड़ी हो जाती है और पूछती है कि हमारे बारे में कुछ लिखा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कहानी और उपन्यास में प्रमुख अंतर लिखिए। क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में प्रमुख अंतर लिखिए। तो ये आपका कहानी और उपन्यास में अंतर, है ना। कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी में एक ही मुख्य कथा होती है, उपन्यास में मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं होती है। कहानी में सीमित पात्र होते हैं, उपन्यास में असीमित पात्र होते हैं। जैसे प्रेमचंद कफन, यशपाल, तो प्रेमचंद की कफन और यशपाल की पर्दा। और इधर देखेंगे उपन्यास में तो प्रेमचंद की गबन और यशपाल की झूठा सच। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नाटक और एकांकी में अंतर। 10 का अथवा नाटक और एकांकी में अंतर। तो इसको भी देख लेते हैं। जहाँ पे नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक में मुख्य कथा के साथ गौण कथा भी होती है और एकांकी में एक ही कथा होती है। तो ये हमारे 10 प्रश्न हो गए। अब हम 11वां प्रश्न करेंगे। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली किस आधार पर दिया। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। ये आपका आंसर है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया था। तो गांव के कुछ लोग नग्न स्वरूप शरीर वाले लड़कों की टोली के शोर शराबे, उछल कूद और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, अतः वे लोग मेंढक मंडली कहते थे। टोली अपने आप को इंद्र सेना इसलिए कहती थी क्योंकि वर्षा के देवता इंद्रदेव है और वे टोली स्वयं को इंद्र देवता के दूत मानकर लोगों से पानी मांगकर और काले बादलों को बुलाने के लिए गंगा मैया की जय के जयकारे के साथ काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे की गुहार लगाते हैं। तो लोग उन्हें क्या बोलते थे, मेंढक मंडली। नेक्स्ट है, लेखक ने शीर्ष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है। क्या क्वेश्चन है कि लेखक ने शीर्ष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है। तो लेखक ने शीर्ष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है। कालजयी अवधूत अर्थात काल को जीतने वाला सन्यासी। जिस प्रकार सन्यासी जीवन के सुख दुख, उतार चढ़ाव, कष्ट, कठिनाइयों, हर परिस्थितियों में समान भाव व्यवहार में रहकर, है ना, समान भाव में रहकर जीवन का आनंद लेते हैं, ठीक उसी प्रकार शीरीष का फूल ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी में जो उमस से लोगों के प्राण सूखते हैं और लू से हृदय उबलने लगता है, तब भी चिलचिलाती धूप में इस वृक्ष के हर अंग सरस बने फूलते फलते रहते हैं। इसीलिए शीरीष को कालजयी अवधूत कहा गया है। ठीक है, कालजयी अवधूत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो शब्द युग्म भी आपको करवाई रखा है, वैसे आप कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अभिधा शब्द शक्ति, तो अभिधा शब्द शक्ति
ये रहा आपका अभिधा शब्द शक्ति। जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। अपना घर सबको प्यारा होता है, राम के पिता बीमार है, अयोध्या के राजा दशरथ थे। इन तीनों वाक्यों का अर्थ साफ और प्रचलित है। प्रथम वाक्य का अर्थ है अपने घर से सबको प्रेम होता है, यह अच्छा लगता है। इसी तरह अन्य वाक्यों का भी अपना ये वाला क्वेश्चन शब्द युग्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो शब्द युग्म देख लीजिएगा आप, शब्द युग्म है ना ये, शब्द युग्म किसे कहते हैं उदाहरण सहित इसकी परिभाषा लिखिए। शब्द युग्म का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। सामान्यतः बातचीत करते समय या लिखते समय हम कई बार अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्य में एक ही शब्द को लगातार दो बार बोलते हैं, या दो समानार्थी शब्दों या दो विलोम शब्दों का साथ साथ बोलते या प्रयोग कर लेते हैं। वास्तव में जब दो शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। अर्थात एक बार बार मुझे देख रही थी, वह बार बार मुझे देख रही थी, पहला। फिर दूसरा, संजय के पास पर्याप्त धन संपदा है। तीसरा, साहिल को कुछ भी हानि लाभ नहीं हुआ। रमेश ने अपनी बची खुची जमीन भी बेच दी। उपयुक्त वाक्यों में क्रमशः बार बार धन संपदा, हानि लाभ तथा बची कुची ऐसे शब्द ये जो साथ साथ प्रयोग हो रहे हैं और इनसे वाक्य प्रभावशाली बन रहा था। इस प्रकार के ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहा जाता है। तो शब्द युग्मों के शब्दों को उनके बीच में योजक चिन्ह यानी कि इसको योजक चिन्ह लगाकर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुहावरे लोकोक्ति में प्रमुख अंतर लिखिए। तो मुहावरे लोकोक्ति में अंतर है, उसके बाद आपका है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानार्थक, उदाहरण यह अच्छा आदमी है। प्रश्नार्थक, क्या वह अच्छा आदमी है। इच्छार्थक, वह अच्छा आदमी ही बने। आज्ञार्थक, इसे अच्छा आदमी बनाओ। विस्मयार्थक, अरे यह तो अच्छा आदमी है। निषेधार्थक, यह अच्छा आदमी नहीं है। संदेहार्थक, शायद यह अच्छा आदमी हो। संकेतार्थक, यदि यह अच्छा आदमी होता तो ये अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। स्वयं कविता रच लेने कवि लेखक के मन में आत्मविश्वास कैसे पैदा हुआ। तो इसका आंसर ये है आपका, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में तब आया जब मास्टर सोंदलगेकर कविता पढ़ाते समय उन कवियों के भी संस्मरण बताया करते थे। तब लेखक को कवि भी आदमी लगने लगा। उससे विश्वास हो गया कि कवि भी अपने जैसा ही हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। एक दिन मास्टर ने दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर कविता लिखी। वह कविता और लता दोनों को ही लेखक ने देखा तो उसके अंदर यह आत्मविश्वास जगने लगा कि अपने आसपास, अपने गांव व खेतों में दृश्यों पर वह कविता कर सकता है। फिर वह खेतों में पानी डालते व भैंस चराते वक्त कभी भैंसों की पीठ पर लकड़ी से तो कभी पत्थर की शिलाओं पर कंकड़ से कविता लिखता और कंठस्थ करके अगले दिन मास्टर को दिखाता। मास्टर उसे शाबाशी देते, उसे कविता लेखन के छंद, लय, अलंकारों को समझाते थे, जिससे उसकी न केवल मराठी भाषा सुधरी बल्कि वह अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देकर काव्य रचना करने लगा। इससे अधिक स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसा है, तो उनके टीचर ने उसकी मदद करी थी। फिर नेक्स्ट है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर ये है, यशोधर बाबू और उनकी पत्नी दोनों ही मूलतः आधुनिक विचारधारा के नहीं थे, किंतु परिस्थितियों ने उनकी सोच में बदलाव ला दिया। यशोधर बाबू के माता पिता का देहांत हो जाने पर उनका पालन पोषण बुआ द्वारा किया गया। नौकरी की तलाश में शहर आए यशोधर बाबू को आर्थिक मदद कर नौकरी में लगवाने वाले किशनदा उनके आदर्श बन गए, जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को मानने वाले सिद्धांतवादी थे। अतः किशनदा के संरक्षण और सानिध्य के कारण यशोधर बाबू स्वयं को जमाने के अनुरूप और बच्चों के आधुनिक सोच में नहीं ढाल पाए। वही दूसरे और उनकी पत्नी संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहने के कारण अपनी इच्छाओं का दमन
रही, किंतु बच्चों के आग्रह पर वह स्वयं को आधुनिकता के लिबास में ढालने और अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरी करने का अवसर प्राप्त कर वह समय के साथ स्वयं को बदल लेना सही मानती है, इसीलिए वह सफल हो पाई। समय कम है, इसलिए मैं आपको सिर्फ पढ़कर या ऐसे ही बता पाऊंगी, तो आप नोट करते रहें और सीखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार लेखन के 6 कंकार कौन कौन से हैं? समाचार लेखन के 6 कंकार पूछे गए हैं, तो समाचार लेखन के 6 कंकार कौन कौन से होते हैं? तो ये देख लीजिए, समाचार लेखन के 6 कंकार। समाचार लेखन के 6 कंकार। समाचार लेखन में मुख्यतः निम्न 6 है ना, सवालों कंकार का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये जितने भी ये क्या आएंगे, कंकार आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशेष लेखन, है ना। विशेष लेखन किसे कहा जाता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है, विशेष लेखन किसे कहा जाता है? तो ये आपका आंसर, किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है रघुवीर सहाय, आलोक धनवा साहित्य परिचय बिंदु के आधार पर दीजिए। तो ये तो आपके टीचरों ने आपको लिखवा ही दिया होगा, तो मैं भी आपको शॉर्ट में खाली एक हिंट दे देती हूँ, जिसे आपको दिया गया है रघुवीर सहाय। तो ये आपका रघुवीर सहाय का पूरा जीवन परिचय है, देख लीजिएगा आप। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल ना हो, और अगर आपके पास गाइड वगैरह अवेलेबल हो तो आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपको आलोक धनवा का साहित्यिक परिचय, तो आलोक धनवा का भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका आलोक धनवा का है, अवेलेबल है अगर आपके पास, तो आप अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रचनाएं हो गई भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, ये आलोक धनवा का, और आपको करना तो पूरा ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आपका फणीश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फणीश्वर नाथ रेणु का आपका ये रहा, ये आपका है फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक पत्र, रचनाएं, भाषा शैली, ठीक है, रचनाएं है इनकी, इनकी भाषा शैली है और साहित्य में स्थान है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी अथवा में आया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, तो ये आपका फिलहाल का काम हो जाएगा। ठीक है, आलोक अशोक के फूल, कल्पना, विचार वितक, ये रचना हो जाएगी। भाषा शैली इनकी परिमार्जित और परिष्कृत है, और साहित्य में स्थान देख लीजिएगा, वो थोड़ा जन्म मृत्यु को भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, ये पिता और पुत्र के बीच परीक्षा पे संवाद है, तो ये भी आप मैं खाली आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, तो आप कर लीजिएगा। जैसे पिता और पुत्र पर परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद है। पिताजी, तो बेटा वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? तो बेटा बोलता है कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, किंतु मुझे गणित एवं अंग्रेजी विषय में कठिनाई आ रही है। फिर वापस पिताजी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, इन दोनों विषयों में तुम्हें मेहनत करनी होगी। पुत्र जी, पिताजी, तो ये आपका संवाद लेखन हो गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो राष्ट्रीय भावना में शौर्यवान का अपना विशिष्ट महत्व होता है, तो ये आप मैं पूरा दे देती हूँ, आप समझ के सेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या दिया गया आपका कि राष्ट्रीय भावना में शौर्यवान का अपना विशिष्ट स्थान है, राष्ट्र गौरव का बखान। ठीक है, राष्ट्र गौरव का बखान, उसकी रक्षा का प्रबल भाव। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका यहाँ से चालू हो रहा है, और आपसे खाली क्वेश्चन पूछे गए उपयुक्त गद्या पद्यांश के उच्च शीर्षक और लिखे, तो ये आपका इतना सा आंसर होगा इसका, यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है, ये उपयुक्त गद्यांश का उच्च शीर्षक लिखिए, तो राष्ट्रीय भावना में किसका विशिष्ट स्थान है, सुदीर्घ शब्द का अर्थ लिखिए, तो उपयुक्त गद्यांश का उच्च शीर्षक शौर्य और देशप्रेम में, राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान, और ये तो ये तीनों के आंसर हो गए, तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 19 का। अब क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा ये वाला है आपका, तो ये भी आप देख लीजिए। ये आ रही हिमालय से पुकार है, उधती गर्जा गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब कुछ रहे है दिग दिग्गत, वीरों का कैसा हो वसन। तो ये प्रश्न है और ये सारे आंसर है, तो आप ढूंढ के लिखेंगे सही। अब नेक्स्ट प्रश्न अगला है, ये आपका निम्नलिखित अपठित गद्यांश सार को लिख पढ़कर इसके आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 20वां है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, तो ये भी अपठित को पढ़ के आपको देना है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अपठित,
ये अपठित की पंक्तियाँ तो मैंने यहाँ से ली है और आपका ये आंसर है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ना। तो संदर्भ तो मैं आपको बता देती हूँ, संदर्भ इसका क्या है। आपका संदर्भ है ये वाला बाजा दर्शन ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह निबंध बाजा दर्शन से अवतरित है। इसके लेखक कथाकार जिनेन्द्र कुमार जी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रसंग की। तो आपका प्रसंग क्या आ जाएगा। लेखक का कथन है कि व्यक्ति बाजार की तरफ भड़क देखकर तथा जेब भरी होने पर भी बहुत सा व्यर्थ का सामान खरीदता है, परंतु वही चीज़ें बाद में उसके आराम में रुकावट डालती है। फिर ये व्याख्या आ जाएगा, पूरा आप व्याख्या देख लीजिएगा। और फिर विशेष साधारण बोलचाल, खड़ी बोली। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोर जबरदस्त है ना ये वाला। फिर क्वेश्चन ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21वां। काव्यांश का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भावार्थ से लिखिए। मैं निज रुदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर एक एक चीज़ को पढ़ेंगे तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमारे पास इतना समय है नहीं। ठीक है, निज निज रोदन में आग लिए फिरता हूँ, तो ये आप यहाँ से है। ठीक है, और इसके संदर्भ की बात करें तो ये आपका संदर्भ है ये वाला। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्मपरिचय से अवतरित है। इसके रचिता हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, ये इसका संदर्भ हो जाएगा। और आपका ये पूरा प्रसंग और ये व्याख्या और ये काव्य सौंदर्य। ठीक है, तो ये आपका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा आपका कवर है इसमें भी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 21वां है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22वें की। तो क्वेश्चन नंबर 22 से जोर जबरदस्ती से बात चढ़ी है ना। तो इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या ये है, ये वाली कि जोर जबरदस्ती से बात की जोड़ी मर गई और वह भाषा बेकार घूमने लगा। तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी भी संदर्भ प्रसंग की व्याख्या करें तो ये आगे संदर्भ इसका। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता बात सीधी सी पर से अवतरित, इसके रचिता कुंवर नारायण जी है। तो ये आपका संदर्भ आ गया और ये आपका प्रसंग और व्याख्या हो गई। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नगर निगम इंदौर के आयुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है ना। तो आवेदन पत्र आप यहाँ पे खाली दिया गया था, आप चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये आवेदन पत्र आपका। ठीक है, यहाँ पे जबलपुर लिखा है तो आप इंदौर कर लीजिएगा। बाकी तो वही कि प्रति श्रीमान निगमायुक्त महोदय नगर निगम नियमित जल आपूर्ति के संबंध में आवेदन पत्र। निवेदन है कि पिछले 1 माह से जबलपुर शहर में जल की अनियमित आपूर्ति हो रही है, जिसके कारण नगर में जल की भयंकर परेशानी। कई मोहल्लों में तो कई दिनों तक पानी की आपूर्ति नहीं होती है। तो जल से परेशान लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं। चारों ओर परेशानी का माहौल व्याप्त, जल ही जीवन है, इसके बिना जल जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप तुरंत ध्यान देकर नगर में जल आपूर्ति को नियमित कराने का कष्ट करें। जनहित में यह कार्य शीघ्र कराएं। और ये इस प्रकार से कर लीजिएगा। और ये आया आपकी बहन की शादी में निमंत्रण पत्र, यानी कि बहन की शादी के लिए आपको निमंत्रण पत्र देना है अपने दोस्त को। तो यहाँ पे मैं खाली एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि आप इस प्रकार से लिख लेना। ये जिससे कि परीक्षा ये आपके भाई की शादी के लिए है ना, अपने बड़े भाई की शादी का। आप तो यहाँ पे खाली भाई की जगह बहन कर लेगा और बाकी ये पूरा थोड़ा बहुत चेंज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और निबंध आया है तो निबंध आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो निबंध और अनुच्छेद वगैरह आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये आपका कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक का पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। अगर फिर भी कुछ त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और अगर लेक्चर अच्छा लगता है, मेरी मेहनत दिखती है, तो थोड़ा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।